Hello everyone, welcome to Equinity. I am Nancy, your economics faculty here. Last class में हमने इकोनॉमिक सर्वे का हाईलाइट 1 to चैप्टर 4 पढ़ लिया था. Now this time I wanted to go through the chapter number 5 and rest of the chapter. So लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि मतलब ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या डेटा हमें रिमेम्बर करने हैं, याद रखने हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. चाहे वो आप आरटीआई दे रहे हो, चाहे वो यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आते हैं. ओके, सारे डेटा ड्रिवन डेटाज आते हो, इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल. इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 5 से कंटिन्यू करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट अ सेकंड. चैप्टर नंबर 5 इज इन्फ्लेशन टेम्ड एंड एंकर्ड. देखो इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी डेटा याद नहीं रखना है, बिकॉज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो आप डेटास नहीं पूछेंगे. क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि आपका इन्फ्लेशन का डेटा रेगुलरली चेंज होता रहता है, राइट. तो आपको इसके बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या टारगेट करके रखी है इंडिया, एंड हाउ आरबीआई इज मैनेजिंग इन्फ्लेशन. क्या क्या बैरियर्स है जिसको इम्पोर्टेंट था, जिसको टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. तो इसके बारे में बात करते हैं. तो इंडिया रिकॉर्ड द लोवेस्ट. आई होप यू आर एबल टू सी दिस. या it's visible now. India recorded lowest inflation rate since the beginning of the CPI series. December 2025, from April December 2025, average headline inflation coming in at 1.7%. ये चीज़ आपको याद रखते हैं, ठीक है, कि अप्रैल दिसंबर 2025. जस्ट तो अप्रैल से दिसंबर 2025 तक आपका जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो बहुत ही कम हुआ था. इट्स अराउंड 1.7%, जो कि आपको याद रखना है, राइट. और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन याद रखना है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, राइट. बेसिकली हेडलाइन में क्या होता है, हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, फूड भी, एनर्जी प्राइसेस भी, सारे, ठीक है. लेकिन कोर इन्फ्लेशन में जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम मूव कर देते हैं, लाइक कि फूड के प्राइसेस को और एनर्जी के प्राइसेस को एक्सक्लूड कर देते हैं. देन आपका कोर इन्फ्लेशन आता है. फूड इन्फ्लेशन इज बेसिकली इन्वॉल्व द फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस, एक्सेप्ट सारी चीज़ों को हटा करके, ठीक है. तो इसमें से आपको यही याद रखना है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, इंडिया हैज सीन द रिडक्शन इन. ये सारे आपको याद नहीं रखने, बट यू हैव इन योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कि हाँ, कि एग्जाम में ऐसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट वाइज, हम उसको टैकल कर सकते हैं, राइट. इंडिया हैज सीन द हाईएस्ट रिडक्शन 1.8% इन हेडलाइन इन्फ्लेशन एमंग द मेजर इकोनॉमी इन 2025. ये दैट्स इनफ. इससे ज़्यादा आपको नहीं इसमें याद करना है. ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. नो दिस, नो नो नो. Yeah. Yes, this is also not very relevant for your examination. We have to keep in mind that what are the factors that are involved in the inflation winning time. Means कि क्या क्या apart from the global uncertainty हुआ, ग्लोबल इन्फ्लेशन रोज बढ़ा, लेकिन क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, राइट. हमारी कंट्री में वो इफेक्ट कम, हार्मलेस हुआ या काइंड हुआ, जेंटल पड़ा. उसका रीजन क्या है? मॉडरेट इन्फ्लेशन इन द ग्लोबल सेस, फैक्टर्स दैट मेड इन्फ्लेशन बेनिग्नाइन, राइट. बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल विद, ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना. अबव नॉर्मल मोड क्रिएटेड वेरी फेवरेबल एग्रीकल्चर कंडीशन इन द कंट्री, यानी एग्रीकल्चर कंडीशन अच्छा था, फेवरेबल मॉनसून था, जिसकी वजह से हमारे फूड के प्राइसेस नहीं बढ़े. इम्प्रूव्ड स्टॉक पोजिशन food grain through GST rationalization. These all the relevant factor that lead to जिसकी वजह that leads to lower inflation, right.
इसकी वजह से इन्फ्लेशन आपका कम हुआ। तो दैट्स इनफ फॉर द इन्फ्लेशन, देयर इज नो बिग डील अबाउट इट। बट आपको याद रखना है कि सीपीआई में कितने बास्केट्स हैं, डब्ल्यूपीआई में कितने बास्केट हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, और ये कब लाया गया था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना। लेकिन आपको इस सर्वे हाईलाइट से यही चीज़ पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, so now move on to next sixth chapter, which was one of the most important chapter of the survey, that is agriculture and food management, right? इसमें इन्होंने टारगेट क्या रखा है, इनका मतलब टॉपिक क्या है, रेजिंग प्रोडक्टिविटी। आप गवर्नमेंट वॉज फोकसिंग ऑन वॉट, फार्मर्स, प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तीन चीज़ों पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव करें, इफिशिएंसी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ, फार्मर्स की इनकम भी हमारी सिक्योर रहे, उनको लॉस ना हो ज़्यादा, और अगर लॉस भी हो रहा है तो उनकी लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाए। फूड सिक्योरिटी, जिसके तहत बहुत जैसे अन्न अन्न अंत्योदय अन्न योजना हो गया, ये सारे जो अन्न योजना चला रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी। So the agenda of this survey is this chapter is that कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या टारगेट्स रखे और कैसे कैसे इसको मैनेज किया है, राइट? तो नाउ द रेजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। मेक श्योर आप एग्रीकल्चर के कोई भी आंसर लिख रहे हो ना, तो यू कैन डायरेक्टली पिक दिस सेंटेंस in your answer ki the focus of the government is to raising productivity, securing income and ensuring food security. Okay, now yes, जीवीए में कंट्रीब्यूशन कितना है ये आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर का, which is around 4.7%, which is around 4.7%, and इसमें क्रॉप का एंड लाइफ एंड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, ये आपको ये तीनों डेटा याद होने चाहिए कितना है। तो इसको रिमेम्बर करने का आप इसको याद कर सकते हो, लाइक कि एक पेपर में लिख लो और अपने स्टडी टेबल पे लगा दो। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इधर उधर से टहलते टहलते सारे डेटास को याद कर रहे हो, राइट? नाउ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को और इम्प्रूव करना है तो क्या क्या सरकार जो सब्सिडीज दे रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है, वो उसका पॉलिसी कंसिडरेशन क्या है, सरकार ने क्या क्या पॉलिसी कंसीडर किया है एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? तो इसमें पॉलिसी कंसिडरेशन है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज एथेनॉल प्राइसिंग एंड क्रॉपिंग इंसेंटिव्स। जो सरकार इंसेंटिव्स दे रही है, राइट? इथेनॉल प्राइसिंग मीन्स क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसेंटिव्स, इसका मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि इतना जो भी ये लिखा है इसका सब कंक्लूजन ये है कि सरकार जो भी इंसेंटिव्स दे रही है, सब्सिडी दे रही है, वो फार्मर को इतना ना दे ताकि सारे फार्मर्स मिलके एक ही प्रोडक्शन करने लगे। एक विद इन अ सर्टेन लिमिट होना चाहिए सारी चीज। तो यही बताया गया है पॉलिसी कंसिडरेशन कि केयरफुल कैलिब्रेशन ऑफ इंसेंटिव इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड अनइंटेंडेड कंसंट्रेशन अक्रॉस क्रॉप्स। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं उसको केयरफुली हम उसको देखें, समझे कि क्या सरकार बहुत ज़्यादा तो नहीं इंसेंटिवाइज कर रही है। अब हम ही को फॉर एग्जांपल अगर मुझे राइस प्रोडक्शन में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, सबको मैं देख रही हूँ कि राइस प्रोडक्शन में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इंसेंटिव ज़्यादा मिला, तो मैं भी राइस प्रोडक्शन करूँगी। तो केयरफुल कैलिब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन अलाइंग फर्टिलाइजर यूज विद एग्रोनॉमिक्स नीड्स, मतलब सोइल बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब कि आप डायरेक्टली फर्टिलाइजर मत प्रोवाइड करो। सरकार कह रही है मैं डायरेक्टली आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड नहीं करूंगा, बट आपको आपके सॉइल के बेसिस पे करूंगा कि आपका सॉइल कैसा है, आपके सॉइल को कितने न्यूट्रिएंट्स की नीड है। हर एक मतलब सेम फर्टिलाइजर यूज करने के बजाय आपके सॉइल बेस्ड फर्टिलाइजर को यूज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, राइट? तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस पॉइंट, this one कि soil based decision making, instead of using same fertilizer use use what is necessary for
land and crops. Okay. ये why this is happening? This is happening because to avoid the wastage. ठीक है, जो भी फाइनेंशियल फर्टिलाइजर हेल्प मिल रहा है वो आपका सॉइल बेस्ड होना चाहिए. दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस थिंग्स. And then a calibrated approach to crop diversification. This means that the crop choice should reflect soil, rainfall, and market condition, ensuring agronomic viability. What does the agronomic viability important? This terms ना आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लो बहुत अच्छे से. एग्रोनॉमिक वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? The practical and scientific feasibility of a crop or farming practice to succeed in a specific environment. कि आप जहाँ आप जो जो जैसा इन्वायरमेंट है वैसा क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक फिजिबिलिटी. तो कैलिब्रेटेड अप्रोच बनाए सरकार फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. पॉलिसी कंसिडरेशन मतलब क्या? ये सारी चीजें कंसीडर की गई है कि सरकार कोई भी काम कर रही है, सरकार ने ये जो काम किया है एग्रीकल्चर में, ये चीजें मद्देनजर रखते हुए किया है. तो आप इसको आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो. इथेनॉल प्राइसिंग एंड क्रॉपिंग इंसेंटिव्स, aligning fertilizers used with agronomy needs, calibrated approach to crop diversification. Okay, ये इसको करने का फायदा क्या है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट? क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं फार्मर्स के लिए, ये आपको सारे इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लेना. लाइक फार्मर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, कृषि विज्ञान केंद्र, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, कृषि उन्नति योजना एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. इनपुट सपोर्ट के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर सब्सिडी, प्रोवाइडिंग हाई यील्डिंग सीड. वाई? अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी आप एक आंसर्स लिख रहे हो तब भी उसमें मेंशन करना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए हैं फॉर द फार्मर्स, फॉर द इनपुट सपोर्ट, फॉर द इनकम सपोर्ट. ठीक है, तो ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फिर सपोर्ट प्राइस मानधन योजना, ये आप मेंशन करोगे तो योर आंसर विल बी वेरी एनरिच्ड एंड मतलब बहुत अच्छा होगा. ओके, सो दैट इज इट ऑन फर्टिलाइजर. कंक्लूजन मैंने आपको फर्टिलाइजर बोल रही हूँ. दैट इज इट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें आपको जीवी ग्रोथ पता होना चाहिए. सरकार का फोकस है प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम को प्रोटेक्ट करना. एंड chapter number 7 is the topic is from stability to new frontier. Means that कि सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट? स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और एक्सपोर्ट सर्विसेज का हम बहुत अच्छा करते हैं. इंडिया सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड करती है बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है. तो जो भी हमारा ग्रोथ हो रहा है बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस सेक्टर. सो द टाइटल इज फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर, राइट? कि हम अब स्टैब्लिशेड रास्ते की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, नए फ्रंटियर्स खोल रहे हैं, नए द्वार खोल रहे हैं सर्विस सेक्टर के लिए. अब क्या क्या सरकार ने सर्विसेज सेक्टर में
इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है, इसको देख लेते हैं। लाइक इंडिया सर्विस जीवीए ग्रोथ, ये आपको याद रखना है, outperforms global trend which is around 3.2%, which is around 7.2%। कितना है हमारा? 7.2%, दिस वन। ओके, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो क्या है? 7.2% ग्रोथ है ना। चाइना का देख लो आप, यूएस का देख लो, एंड वर्ल्ड का देख लो, इसके कंपेयर में इंडिया का ग्रोथ बहुत 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 अच्छा है। ओके, नाउ मूव ऑन टू अनदर थिंग। तो सर्विस सेक्टर इज द मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, सर्विस सेक्टर में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका हो रहा है? विच इज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। देखो इसको मैं जूम करती हूँ एक बार, इसको एक देखो। इसको आप कैसे देखोगे ना, ग्राफ्स को समझने की कोशिश किया करो। शो कर रहा है, इसमें देखो 24.3 यानी कि कुल सर्विसेज का जो है विच इज अराउंड 3.6%, उससे से 24.3% आपका फाइनेंशियल है, देन आफ्टर आपका पब्लिक सर्विसेज। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू द ओके। सो जो हमारा 53.6%, एंड इसमें मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स कौन है? सबसे ज़्यादा इसमें 24.3%, विच इज़ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय ट्रेड, होटल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है एज अ शेयर, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीवीए। जीवीए ये आपका है 7.2%, शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये आपका है 53.4%। तो ये आपको परसेंटेज याद होना चाहिए फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इट इज वेरी रिलेवेंट। ओके, सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। मैं अपना कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ। सो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। देन आफ्टर आपको जब भी आप सर्विस सेक्टर का कोई आंसर लिख रहे हो, आपको जरूर इसमें मेंशन करना है कि सर्विस सेक्टर ड्राइव्स अर्बन अर्बन एम्प्लॉयमेंट विच इज 61.9%। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर इज शेयर इट्स employment which is urban employment which is 61.9%, lifeblood for cities, and services 51.7% of total employment addition। यानी सर्विस सेक्टर आपको प्रोवाइड कितना करता है? 51.7% employment which is significantly higher than the 48.3% all other sector के कंपैरिजन में। तो देखो कितना, इसीलिए बोला जाता है सर्विस सेक्टर आपका ग्रोथ ड्राइवर है इकोनॉमी, विच ग्रोथ ड्राइवर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इकोनॉमी के लिए। ओके, नाउ मूव ऑन टू अनदर। या सर्विस एक्सपोर्ट एक्सपेंड ऑन द बैक ऑफ हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। आपको इसमें कुछ नहीं याद रखना है, बस ये रखना है कि सर्विस सेक्टर आपका ग्रो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंसल्टिंग, बस इतना याद रखना है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी आपका इम्प्रूव हुआ है ड्यू टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी एंड दी परफॉर्मेंसेस। ओके, नाउ नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख लो कि इंडिया इज मूविंग बियॉन्ड एक्सप्लोरेशन टू बिकम अ कॉमर्शियल हब फॉर स्पेस सर्विसेज, राइट? कॉमर्शियल हब किसके लिए? स्पेस सर्विसेज के लिए। तो कॉमर्शियलाइजेशन स्पेस एंड ओशियन की सर्विस सेक्टर, यानी इंडिया इज मूविंग बियॉन्ड। अब कहाँ जा रहे हैं हम? क्योंकि हमने टाइटल पढ़ा था न्यू फ्रंटियर, यानी इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू फ्रंटियर, दैट इज द स्पेस सर्विसेज। ओके, कॉमर्शियलाइजेशन थ्रू कॉमर्शियल लॉन्चेस, एक्सपोर्ट अर्निंग, यहाँ पे दिया हुआ है लाइक, यप।
just a second, yes. Through commercial launches, export earning, NSIL revenues, satellite data services, ocean tech via PPP। ठीक है, ये आपको इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नाउ टूरिज्म सेक्टर, इसमें आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक बार एक ओवर थ्रू कर लो कि मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म क्या है, में इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड टूरिज्म सेक्टर आफ्टर कोविड इम्प्रूव हुआ है विच इज 71.5%। टूरिस्ट विजिट करते हैं 8.9% ग्रोथ इन द इंटरनेशनल टूरिज्म। ये डेटा याद नहीं रखने हैं, बस आपको एक बार टूरिज्म सेक्टर का ओवरव्यू लेना है। ओके, ये दिस इज नॉट गिवन फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। या आईटी सेक्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब, ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, जिसमें जेन एआई स्टार्टअप इस यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप्स जो है इंडिया में वो इम्प्रूव बढ़े हैं, जो कि आपका फर्स्ट हाफ 2024 में 240 विच इंक्रीजेस टू 890। ठीक है, तो अभी कितने हैं, 890 जेन एआई स्टार्टअप्स है। नाउ ये आपका सर्विसेज सेक्टर था, देखो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी इसके थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपके प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्टेटमेंट बन के आएंगे। आपको अगर आंसर राइटिंग लिखना है तो आप गो थ्रू जाओगे, आप अंदर आप और डीप 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 पढ़ोगे इकोनॉमिक सर्वे को, बट दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर objective types of examination. Now, chapter number 8, Industry Next Leap, Structural Transformation and Global Integration. देखो, इंडस्ट्रीज, इसका टाइटल समझो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड मोर प्रोडक्टिविटी, मोर टेक्नोलॉजिकल, keeping the balance between the labor productivity, right, labor intensive को साथ में लेकर के चल रहा है। ग्लोबल इंटीग्रेशन यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रीज आर इम्प्रूविंग। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट में इंटर कर रहे हैं, तो वी आर इंडिया इज मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट लीप, दैट इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट है कि मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज, ये देखो, इंडस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रोथ रेजिलेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, you can use these lines as your answer when you are writing an industry something ki industry basically focuses on the growth, resilience and transformation. Now what is important here 46% of India's total manufacturing value added में आपका मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, राइट। यानी 46.3% ऑफ इंडिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग में मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटी विच इज अराउंड 46.3%। ये आपको याद, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपको ये याद हो जाए। ठीक है, नाउ this is sustained movement of real manufacturing GVA which is 9.313% is financial सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। ये हमेशा ये आप ना इसको जरूर देखा करो कि ये कब का है। ठीक है, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मॉसिपी ने रिलीज, जब भी आप आंसर लिखो सोर्स बगल में लिख दो कि सोर्स क्या है आपका, मॉसिपी। रियल ग्रॉस वैल्यू जीवीए, ठीक है, रियल इंडस्ट्री का कितना जीवीए में कंट्रीब्यूशन है विच इज 7%। ओके, which is 7% फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 की। भाई 7% तक हम फर्स्ट हाफ में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्री में, राइट। नोट, ओके नोट तो नहीं, हाँ ठीक है, सोर्स है ये, आपको ये दोनों परसेंटेज याद रखना है। फर्स्ट हाफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 which is 6.09% and then after it will improve to 7%. नो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। आप ये पढ़ सकते हो कि आपका ईवी ग्रोथ, ईवी के रजिस्ट्रेशन ग्रो हुए हैं, बड़े हैं विच इज 62.4%।
compound annual growth rate, which is 62.5%. When you are writing any essay related to electric vehicle, you can include this data. Okay. Now another, no mobile production export, no. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंप्रूव्ड हुई है लास्ट ईयर से। ठीक है, 2024 में इट्स अराउंड 39, ये बढ़ करके 38 हो गई है, यानी इंप्रूव्ड हुई है इंडिया की रैंकिंग। नाउ यहाँ पे ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्लोबल इनोवेशन लीप। ये आपको बताता है कि अभी हम क्या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट। इंडिया ग्लोबली रैंक कर रहा है 12th इन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एंड कल्चरल, 4th in trademark, 6th in patents, 7th in the industrial design in global billings. Okay, and the critical tech breakthrough, top 5 globally in 45 or 64 critical technologies, यानी कि top 5 में आ रहा है इंडिया critical technologies में के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या आप आंसर इसमें मेंशन कर सकते हो या आपसे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज दे देता है, स्टेटमेंट वाइज दे देगा कि बताओ ये सही है कि नहीं, इंडिया की रैंकिंग क्या 12th है इन द एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर। तो ऐसे स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने में आसान रहेगा जब आपको याद रहेगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्री sector. Now come to the another highlights, another chapter, which is the investment and infrastructure, strengthening connectivity, capacity and completeness. देखो कॉम्पिटिटिवनेस मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एलैबोरेट किया है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। एफडीआई पूछ लेता है एंड सॉरी इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव। कैपेक्स कितना जा रहा है, इफेक्टिव कैपेक्स कितना है। तो एक बार इसका टाइटल समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, यानी कि हम कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं वाइल क्या लिंकिंग मार्केट। ठीक है, कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, मार्केट्स को कनेक्ट करके। ठीक है, अब इसके लिए सरकार का इनिशिएटिव क्या है, गति शक्ति, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, डिजिटल हाईवेज, डिजिटल डेटा हाईवेज, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। इसके थ्रू ये सरकार कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है अंडरलाइंग स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड स्किल सेट। कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटी आपकी इंप्रूव करनी है तो स्किल सेट बढ़ाइए, प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये देन कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस बेसिकली कि आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल मार्केट में हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि हमारा इंडस्ट्री, हमारा जो हमने डेवलपमेंट किया है किसी भी सर्विस किसी भी सेक्टर्स में, वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस तक जाए, ग्लोबल मार्केट में जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसका फ्रेमवर्क क्या है, इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क to maximize economic output and operational efficiency and economic output को मैक्सिमाइज करना। अब इन सारे पे फोकस करके रिजल्ट क्या होगा, इन सारे पे अगर फोकस करेंगे रिजल्ट होगा वर्टुअस साइकिल। वर्टुअस साइकिल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं पता तो प्लीज आप इसको एक बार देख लेना। नाउ इफेक्टिव कैप, अब इसके लिए सरकार कर क्या रही है, अपना इफेक्टिव कैपेक्स इंक्रीज की है 15.48%। इफेक्टिव कैपेक्स आपको इसका डेफिनेशन आना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके डेटा को याद करो लाख करोड़ वाले को, क्योंकि लाख करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, बस आपको ये है कि सरकार ने अपना इफेक्टिव कैपेक्स इंक्रीज किया है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2015। ओके, नाउ कम टू प्रोजेक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें तो इंडिया का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्रीज हुआ है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। क्यों हो रहा है, टू क्रिएट अ वर्टुअस सर्कल साइकिल। ठीक है, ये याद रखना। इसको आप एक बार देख सकते हो C1 विच इज नॉट वेरी रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक बार आप इसको देख लेना, मतलब बस एक एक सरसरी निगाहों से देखना, इसको मैं याद करने को नहीं बोल रही हूँ।
यस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए सरकार क्या कर रही है, जैसे कि भारत नेट प्रोग्रेस, इसके तहत में आपका डिजिटली कनेक्शन इंप्रूव्ड हो रहा है। देखो यहाँ पे इंक्रीज इंक्रीज हुआ है, ग्राम पंचायत में इंक्रीज हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर्स इंक्रीज किए गए हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रोवाइड किया गया है। तो आपको इसको बस याद रखना है। इसको जब भी आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कोई आंसर लिखोगे या डिजिटल इंडिया पे लिखोगे तो आप इसको इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल भारत निधि डैशबोर्ड डाल देना कि यहाँ से मैंने उठाया है, जिसमें लाइक कि ग्राम पंचायत में इतना इम्प्रूव्ड हुआ है, डिजिटल कनेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर भी इंक्रीज हुआ है, ऐसे करके। नाउ एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। This is the digital infrastructure. This is not very relevant consumption. Yes, this is very important. Over 81% of the rural household now have access to tap water, right? Tap water under Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission के तहत 81% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड के पास टैप वाटर कनेक्शन पहुंच चुका है। देखो पहले ऐसा दिखता था भारत, अब ऐसा दिखता है। सारा नीला नीला का मतलब क्या है कि हमें टैप वाटर कनेक्शन मिला है 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड। सो दैट इज इट अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपको रिलेवेंट डेटा याद रखना था वो विच इज आपको बस इसमें ऊपर ऊपर से कि इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपेक्स कितना है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार क्या कर रही है, बस आपको ये याद होना चाहिए। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 10 विच इज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्डिंग अ रेजिलियंट कॉम्पिटेटिव एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया। देखो क्लाइमेट चेंज बहुत ही सिंपल है। नेट जीरो 2070 हमको पहुंचना है। नेट जीरो 2070 2070 का मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, बट 2070 हमें अचीव करना है नेट 2070 तक। अब सरकार को उसके लिए क्या क्या अपनाना है, ये इसमें सरकार ने क्या क्या काम किया है। सोलर पावर गीगावाट पर गीगावाट क्या मतलब इंस्टॉलेशन सोलर पावर का इंक्रीज हुआ है, विंड पावर का इंस्टॉलेशन इंक्रीज हुआ है सर। एंड आवर गवर्नमेंट इज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा फोकस हो रहा है। नाउ अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस साल के बजट में न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत फोकस किया गया है, राइट। तो न्यूक्लियर एनर्जी एज अ पिलर ऑफ इंडिया क्लीन एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन। क्यों न्यूक्लियर जरूरी है? बिकॉज ये आपको लो कार्बन, क्योंकि कोल से डायरेक्टली स्विच करना रिन्यूएबल्स पे मतलब सोलर पे उतना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस कर लेते हैं। चल ठीक है, सरकार ऐसे कर रही है कि ठीक है देख लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये क्लीन पावर एंड लो कार्बन प्रोड्यूस करती है, हैवी इंडस्ट्री सपोर्ट है, सपोर्ट हैवी इंडस्ट्री और हाइड्रोजन प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज द रीजन। ठीक है, एक बार इसका न्यूक्लियर एनर्जी का पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार बजट में आया है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें शक्ति बिल लाया गया। मैंने पहली वाली इससे पहले वाली क्लास में बताया था शक्ति बिल, उसके बारे में डिटेल पढ़ लेना। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 25 26, ठीक है, जिसके तहत जिसके अंदर 20,000 करोड़ एलोकेशन हुआ है यूनियन बजट में 25 26 में। डेवलपमेंट ऑफ 5 इंडिजिनसली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, डिजाइन रिएक्टर ऑपरेशनल बाय 2033। यस, ये याद रखना कि 2033 तक हम इसको करने की पूरी कोशिश करेंगे और 2047 तक हमने टारगेट रखा है कि इसकी कैपेसिटी 100 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। अभी कितना है? 8,780 मेगावाट। ये आपको याद रखने हैं। इसके अंदर शांति एक्ट आता है दिसंबर 2025, एनेबल प्राइवेट एंड इसको एक बार रीड कर लेना, इसको मैं बता नहीं रही हूँ, एक बार इसको पढ़ लेना। इन इंडियाज एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी पुश, क्या क्या इंडिया ने पॉलिसी डेवलप किए हैं। देखो यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट है, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रोमोटिंग एनर्जी सिस्टम फॉर्मली रिकॉग्नाइज अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। ठीक है, देखो ये बताने का क्या मतलब है, इंडिया के मेजर्स हम हमेशा याद रखोगे कि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो एनवायरमेंट का लिख रहे हो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो कि इंडिया ने क्या क्या पॉलिसी सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रिसोर्स कोर सोर्स ऑफ पावर सिस्टम प्लानिंग अंडर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान्स।
नाउ मार्केट डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या क्या मदद किया है, ये आपको एक बार इसको रीड कर लेना, वंस रीड इट, नॉट रिलेवेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव बट रिलेवेंट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन। ओके, नाउ गवर्नमेंट रिसेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म है, परिवेश, नेशनल वाइड यूनिफॉर्म गाइडलाइन, स्ट्रीमलाइन माइनिंग रेगुलेशन, थर्ड पार्टी इन्वायरमेंटल ऑडिट्स, अपडेटेड, अभी तक क्या क्या रिफॉर्म ले चुकी है सरकार, ठीक है, कर चुकी है सरकार, उसके बारे में है ये। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। डीक्रिमिनलाइजेशन थ्रू द जन विश्वास एक्ट, रैशनलाइज ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, ये सारा सरकार इन्वायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म्स ली है, ठीक है। व्हेन यू आर आंसर राइटिंग एन आंसर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट की सरकार ने क्या क्या इन्वायरमेंटल रिफॉर्म लिया है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। Now, come to very, very important कि India climate and sustainable finance framework in, because we are moving to sustainability, environment is moving towards sustainability. तो सरकार ने क्या क्या सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क, सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए क्या क्या मेजर किए हैं, तो 2017 में ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं। 2021 में आपका बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से भी द्वारा लाया गया था, ये आपको पढ़ना है, ये आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सरकार क्या क्या सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट के लिए की है, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये बहुत जरूरी है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन डिपॉजिट, अब आपका स्टेटमेंट में दे दिया कि आरबीआई इज एक्सेप्टिंग द ग्रीन डिपॉजिट टेकन बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टेकन फॉर दी सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया। अब आप सोचोगे ग्रीन डिपॉजिट ये कहाँ से आ गया, यस, ऐसे ही एलिमिनेट होता है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। व्हाट इज ग्रीन डिपॉजिट, मैंने यहाँ लिखा है, ग्रीन डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स टर्म इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट वेयर बैंक लीगली earmark the funds exclusively to finance eco-friendly and sustainable projects के लिए जो आपको फंड्स देती है, यही आपका ग्रीन डिपॉजिट्स है। 2025 में क्या किया गया है, रिवीजन ऑफ बियर एसआर कोड, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एक बार रीड इट वंस, रीड इट, ये सारे आपको एक बार पढ़ लेने, रीड इट वंस, ठीक है, रीड इट वंस। सो दैट इज इट ऑन द क्लाइमेट चेंज। अब हम देखते हैं इसके बाद, या एजुकेशन एंड, देखो आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग, अभी ये हाईलाइट है तो मैं इतना ही आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ, जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर डीप डीप जा करके देखेंगे क्या है, बिकॉज अभी आपका प्रीलिम्स है, तो आपको प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से आपको ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज मैं बताती चल रही हूँ कि कैसे बन सकते हैं, राइट। एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में क्या सरकार ने काम किया, क्या सरकार का काम रहा है और क्या करेगी। एनरोलमेंट रेशियो आपको याद होना चाहिए कि अचीविंग 50% ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाई 2035 टारगेट है, 100% बाई 2030। इसको आप पॉज करके रीड करना एक बार, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट आपको दिमाग में याद होना चाहिए। इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी मल्टीलिंग, ये सरकार का मतलब ये फोकस है, फोकस किस पे है, इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, मल्टीलिंग्विज्म, यूनिवर्सल एफएलएन अंडर निपुण भारत, एकेडमिक स्ट्रक्चर प्लस करिकुलम रिफॉर्म्स, लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, पॉज करना इसको, और ये एक बार वंस रीड इट एवरीथिंग, आपको इसमें परख पता होना चाहिए किसके तहत है। कस्तूरबा गांधी सर मतलब बालिकाओं के लिए क्या क्या गया, तो आप मेंशन कर सको आंसर्स में कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये किसके अंदर आता है, ऐसे पूछ पूछ सकता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको ये एक बार पढ़ लेना है, पॉज करना वीडियो, पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ अभी, एक एक, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँ,
राइट। मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसको एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। नाउ स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर के लिए सरकार जो हमारा हेल्थ, देखो हेल्थ केयर इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुआ है, विच इज 37% ड्रॉप हुआ है पास्ट डिकेड से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इम्प्रूव हुआ है, विच इज 70.3, विच इज 49.7 इन 1976। कैन यू इमेजिन कि 1976 में लोग सिर्फ 49 साल तक जीते थे, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 49 थी, मतलब इतना कम था। ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटी। अब हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है। पहले बुखार भी होता था, फीवर भी होता था, लोग उसमें चल बसते थे। सो दैट्स व्हाई अब वैसा नहीं है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव्ड हुए हैं, दैट्स व्हाई हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इम्प्रूव्ड हुआ है। राइट, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हाँ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इससे देख लेना, ये पढ़ लो एक बार, ठीक है। कि अवेयरनेस इनिशिएटिव है ओबेसिटी के लिए। अब सोचो, ओबेसिटी के लिए इतना काम हुआ है सरकार ने, आई डोंट नो कि ये कहाँ हो रहा है। ईट राइट कैंपेन, आई डोंट नो। आज से थोड़ा कम कैंपेन, देखो ये कितना अच्छा नाम है ना, आज से थोड़ा कम कैंपेन। स्टॉप ओबेसिटी एंड फाइट ओबेसिटी कैंपेन कैंपेन। खेलो इंडिया तो मैंने नाम सुना है, बट ये नहीं सुना था। 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजम्पशन, ईट राइट कैंपेन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव, एक बार इसको आप रीड कर लेना। मेंटल हेल्थ कॉम्बैटिंग डिजिटल एडिक्शंस, आपको प्रज्ञात फ्रेमवर्क मेंटल हेल्थ के लिए, कभी ऐसे में आ गया मेंटल हेल्थ के लिए, तो आप ये चीज उठा के डाल सकते हो, ठीक है। नाउ या दिस इज दैट इज इट। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फॉर पार्टिसिपेशन रेट इज 56.1% बाय द फाइनेंशियल ईयर 26, एंड सेकेंड क्वार्टर में आपका विच इज 55.1%, ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका घटा है 5.4 से 5.2, आपको ये बस ये याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट 5.4 से 5.2 बाय द सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2026, यानी कि इतना हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इतना, ठीक है। और अनुमान है कि दिसंबर आते आते ये हो जाएगा 4.8%, ठीक है। 4% 5.4 टू 5.2, इतना याद रखना है। नाउ लेबर कोड्स, मैंने इनिशियली आपको बताया कि इंडिया ने 2025 आपका एक रिफॉर्म पीरियड था, जिसमें कि 4 लेबर कोड्स भी लाए गए हैं, which is code on wages, code on social security, industrial relation code, and occupational safety health and condition code। ये आपको याद रखना, ठीक है। फॉर इम्प्रूवमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, ये आपके इनिशिएटिव है। इनहांस सोशल सिक्योरिटी, फीमेल पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्रोथ इन इनकम। इसको एक बार रीड कर लेना, इससे ज्यादा मतलब इसको एक बार बस वंस एक रीड कर लेना, ठीक है। SBI नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन कुड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ, ये सारा नया लेबर कोड आने से आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, विच इज 77 लाख जॉब्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट डेटा था
जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था. येस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फीमेल participation ratio which is increased from 23.3% to 41.7%. 41.7%. ठीक है, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट फीमेल का घटा है 3.2%. 5.6 से 3.2. ये ऐसे डेटा हैं जो आपको एकदम रटने हैं. रटना ही रटना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, इसको रटना ही है. तो पॉलिसी मेजर्स क्या क्या है? पॉलिसी मेजर्स है फ्लेक्सिबल, यानी कि ये अब ये फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है. इसके पहले हम बैरियर्स को पढ़ लें कि क्या क्या बैरियर्स थे जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट में को ग्रो करने, एम्प्लॉयमेंट को ग्रो नहीं करा रहे थे. पहला क्या है? सेफ्टी मोबिलिटी. राइट, फीमेल की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा बैरियर है. इनकम इफेक्ट. राइट. देन एजुकेशन एंड केयर गिविंग. ठीक है, कि अब इतना ही आपको पढ़ना है और घर संभालना है. स्ट्रक्चरल शिफ्ट, सोशल नॉर्म की और लड़कियों को काम नहीं करना है. तो ये सारे बैरियर्स हैं. तो इन सब बैरियर्स को टैकल करते हुए सरकार ने जो मेजर लिया है, पॉलिसी मेजर्स लिया है, वो आप देख लेना. मैंने यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट में लिखा है. फ्लेक्सिबल वर्क वर्क स्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, public private partnership, skill development, enhance urban mobility, removal of statutory restrictions and care economy. ये आप एक बार इसको रीड कर लेना, क्योंकि जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन पे कभी ऐसे लिख रहे होगे तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट रहेगा. ये पेज ही बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना. नाउ दिस इज ऑल्सो रीड इट वंस. गेटिंग स्किलिंग राइट, यू हैव टू रीड इट वंस. पॉज इट एंड रीड इट वंस. ठीक है, इसको पॉज करना, एक बार रीड करना कि स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या किया गया है, सरकार ने क्या क्या किया है. लाइक इनोवेटिंग फाइनेंसिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए सरकार का मेजर क्या था? डीबीटी अंडर नैप, स्किल वाउचर, स्किल इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड, मॉडल स्किल लोन स्कीम्स. तो ये आपको देखो, ये ऐसे तो याद नहीं होगा, जब इसको मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे ना तभी याद होगा. ठीक है. So that is it on this video. I will try to wrap up. Yes, कितना है? Okay, 3 chapter is left. We will try to cover it in the next video. So thank you so much. We'll cover this 3 chapter in the next video. Thank you.